Hello students and welcome back to Learn with Shweta, and today we are going to study English NCERT Honeydew का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ द ग्रेट स्टोन फेज 2। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेट स्टोन फेज 1 को कवर किया था और सारी डिटेल्स जान ली थी कि ग्रेट स्टोन फेज 1 में क्या हुआ था और किस तरीके से ओल्ड प्रोफेसी जो थी वो ट्रू हो पाई या नहीं हो पाई। तो similarly in this chapter we are going to study the same story, that is part 2. So let's start. Before you read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hardworking, thou thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. So अब बहुत यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑथर बता रहे हैं कि बहुत सारे साल जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं और अर्नेस्ट जो है नाउ ही हैज़ बिकम मैन ऑफ मिडिल एज का मैन हो चुका है वो। उसकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है एंड उसके नेबर्स को अभी भी ये लगता है कि ये जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है। उसका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा हम ही लोगों की तरह फेमिलियर है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, हार्ड वर्किंग है और बहुत थॉटफुल पर्सन है। लेकिन जो ओल्ड प्रोफेसी थी उसका क्या हुआ, क्या वो कभी सच हो पाएगी? तो इस चैप्टर में चलिए हम पढ़ते हैं। The year hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. So यहाँ पे इस पार्ट में जो ऑथर है वो कह रहे हैं हम कि द ईयर हरीड ऑन, मतलब जो साल था वो जल्दी जल्दी निकल गया, पास हो गया और अब जो अर्नेस्ट है वो मिडिल एज का मैन हो गया है। उसके हेयर्स जो हैं वो वाइट होने लगे हैं एंड उसके फेसेस पे रिंकल्स आ गए हैं अराउंड हिज फोरहेड और उसके चिक्स पे फ्रोज होते हैं वहाँ पे भी वाइट हेयर्स आने लगे हैं। नाउ ही इज़ एन ओल्ड मैन एंड बट यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि ऑल दो वो फेस से अब बूढ़ा लगने लगा है लेकिन अभी भी उसकी नसें जवान है, मतलब अभी भी वो अपने अंदर से उसके थॉट्स जो हैं वो बूढ़े नहीं हुए हैं। वेन्स का मतलब होता है नस, तो बट नाउ इन वेन्स हैड ही ग्रोन ओल्ड, मतलब अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके थॉट्स, उसका माइंड बहुत ही शार्पली वर्क करता है। मोर न्यूमेरियस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। तो जैसे कि बोला जाता है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और जानने की जो इच्छा होती है उनकी और भी ज़्यादा जागरूक होती है। तो उसी तरीके से अर्नेस्ट जो है अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपने माइंड से और भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता गया और भी ज़्यादा वो थॉटफुल पर्सन बनता गया। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी एन ऑब्सक्योर unsought for undesired had come the fame which so many seek. So देखते ही देखते जो अर्नेस्ट था वो अपनी वैली का जाना माना इंसान बन गया था। उसको लोग उसके थॉट्स की वजह से जानने लगे थे और वो एक ऐसा फेमस पर्सनालिटी बन गया था जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं तलाश करते हैं। मतलब सीख मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, कि कोई फेमस होने के लिए बहुत मेहनत करता है और वैसे ही अर्नेस्ट जो था उसी तरीके से वहाँ पे फेमस हो गया था। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, तो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि उसके वैली से बाहर के लोग भी उसको अब जानने पहचानने लगे थे। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़ केम फ्रॉम far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever come uppermost or lay deepest in his heart or their own. सो कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स थे और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो थी सिटीज़ की वो अर्नेस्ट से आती थी मिलने के लिए, उनसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए। और जो अर्नेस्ट थे वो उनको बहुत ही पोलाइटली और हम्बली रिसीव करने जाते थे, उनसे बातें करते थे फ्री हो के, फ्री माइंड से, और अपनी थॉट्स और उनके थॉट्स आपस में शेयर करते थे। उनके दिल में जो बातें आती थी वो उनसे कहते थे और जो व्यक्ति उनसे कुछ भी बोलना चाहता था तो बहुत ही शांत तरीके
तरीके से कामली उनकी बात वो सुनते थे। While they talked together, his face would brighten, unaware, and shine upon them, and with a mild evening light. जब वो बात करते थे तो अर्नेस्ट का फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लोइंग हो जाता था, और इस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता था। ही वॉज अनअवेयर ऑफ हिज ओन शाइन, अपनी खुद की चमक से वो बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर थे। उनको नहीं पता था कि उनका फेस इतना ज़्यादा शाइन करता है बात करते वक्त। इस तरीके से शाइन करता था जैसे माइल्ड इवनिंग, शाम के वक्त जब सूरज जब ढलने लगता है और सनरेज पड़ती है किसी पे, और जब वो शाइनिंग आती है उस तरीके से उनका उस तरीके से फेस जो था वो शाइन करता था। नेक्स्ट, while Ernest had been growing old, God had guaranteed a new poet to the earth. He too was a native of Valley, but had spent the greater part of his life in distant cities. सो जैसे जैसे अर्नेस्ट जो है उसकी एज बढ़ रही थी, तो गॉड ने, भगवान ने एक और पोएट जो था वो वैली के लिए ग्रांट कर दिया था, और वो जो पोएट था वो भी उसी वैली का, उसी नगरी का रहने वाला था। लेकिन उसने अपनी ज़्यादा जो लाइफ थी, मतलब आधे से अधिक लाइफ पास की सिटीज़ में, मतलब वैली से जो सटी हुई जो शहर थे बड़े बड़े, वहाँ पे स्पेंड किए थे अपनी लाइफ को। pouring out his sweet music everywhere. pouring out sweet music everywhere is a very poetic line. इसका मतलब ये है कि वो जो पोएट था वो इतने अच्छे पोएम्स लिखता था, स्टोरीज़ लिखता था कि उसकी स्टोरीज़ और पोएम जो थी हर घर घर में एक तरीके से स्वीटनेस फैलाती थी। जो लोग पढ़ते थे तो उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जाती थी। Neither was a great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. So यहाँ पे जो पोएट है वो जो पोएट ने पोएम्स लिखी थी तो उसमें उसने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में ज़िक्र किया था, और वो कह रहा है कि मैं अभी भी ग्रेट स्टोन के फेस को भूल नहीं पाया हूँ, ना कभी भूल पाऊँगा। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। तो जो उसके सॉन्ग्स थे लिखे हुए उस पोएट के, तो वो अर्नेस्ट की तरफ जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल। कस्टमरी टॉयल मीन्स देख लेते क्या है, यूजुअल वर्क्स। कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन द बीच बिफोर हिज कॉटेज डोर, एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। तो यहाँ पे अर्नेस्ट की बात हो रही है कि अर्नेस्ट जब भी अपने यूजुअल वर्क से, कस्टमरी टोल मीन्स होता है यूजुअल वर्क, अपने डेली वर्क से फ्री होता था तो वो अपने कॉटेज के बाहर बैठता था और ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। तो उसी तरीके से वो जो पोएट के पोएम्स थे, सॉन्ग्स थे उसको बैठ के वो रीड कर रहा था माउंटेन की तरफ देखते हुए अपने कॉटेज के डोर के पास। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। तो जब वो रीड करता है तो वो पोएम से या सॉन्ग से जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी उससे माउंटेन की तरफ वो देखता है और रिलेट करने की कोशिश करता है पोएम को। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज़ नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। तो जब वो बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें बुक्स में उसकी पोएम में या सॉन्ग में उसकी लाइंस उसको इतनी अच्छी लगी अर्नेस्ट को कि वो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो इस बुक का राइटर है या जो पोएट है वो ग्रेट स्टोन फेस के लाइकनेस के वर्दी को मतलब डिज़र्व करता है, क्योंकि उसके थॉट्स इतने अच्छे हैं। तो वो जो पर्सन है वो कितना ज़्यादा नोबल होगा, वाइज़र होगा, तो वो ग्रेट स्टोन फेस के वर्दीनेस को डिज़र्व करता है। अर्नेस्ट जो था वो ग्रेट स्टोन फेस से पूछता है। द फेस सीम टू स्माइल बट डिडंट आंसर। तो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो ये अर्नेस्ट की तरफ देखता है और स्माइलिंग फेस रहता है, लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं देता है। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard the Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. तो अब जो पोएट था वो ना केवल अर्नेस्ट से मिलना चाहता था
बल्कि उसके कैरेक्टर के बारे में जो उसने पढ़ा था या जो भी उसके विशेस थे उसको अर्नेस्ट से मिलके उनको जानने के लिए, या हैंड टू हैंड जैसे वो लोगों से जाके नोबली मतलब मिलते थे, सिंप्लिसिटी के साथ मिलते थे, उनके जीवन जीने का जो भी तरीका था पोएट अब वो जानना चाहता था और अब वो उनसे मिलने के लिए निकल चुका था. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and them, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. तो एक समर डे की बात है, शाम का टाइम था. एक आदमी जो था अर्नेस्ट के घर के पास आता है, रुकता है और अर्नेस्ट को देखता है कि अर्नेस्ट अपने हाथ में एक किताब लेके ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख के किताब को पढ़ रहा है और अपने फिंगर्स को वो पत्तियों के बीच में मतलब उनको टच कर रहा है फिंगर से, विद अ फिंगर बिटवीन हिज लीव्स, मतलब पत्तियों के बीच में अपने फिंगर्स को उसने रखा हुआ है और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख के वो बुक्स को रीड कर रहा है. गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर. तो पोएट जो है वो अर्नेस्ट को गुड इवनिंग विश करता है और कहता है कि क्या आप एक ट्रैवलर को आज रात रुकने की जगह देंगे. ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ अ ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटिवली एट द स्ट्रेंजर. तो यहाँ पे जो अर्नेस्ट है वो पोएट को कहते हैं, ग्लैडली आंसर देते हैं खुश होके कि येस यू कैन स्टे हियर. और उसके बाद वो कहते हैं, वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ग्रेट स्टोन आपको देख के खुश हो रहा है या आप हॉस्पिटैलिटी अपनापन की उसको फील हो रही है, अपनत्व फील हो रही है, तो अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखा के जिस तरीके से आपको देख रहा है उसने किसी भी स्ट्रेंजर को नहीं देखा होगा. तो ये बात अर्नेस्ट जो है पोएट से कहता है. इन द नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि अर्नेस्ट बुक्स लेके बैठे हुए हैं, ये पोएट आए हैं और यहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस है. सो इन द नेक्स्ट लाइन, the poet sat down beside him and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest. सो पोएट और अर्नेस्ट साथ में बैठ जाते हैं और पोएट अर्नेस्ट आपस में बात करते हैं और पोएट को ऐसा लगता है कि उसने आज से पहले अर्नेस्ट जैसे किसी भी इंसान से नहीं बात किया है जो कि इतना ज़्यादा वाइज हैं, सो वॉइस एंड जेंटल एंड काइंड पीपुल अर्नेस्ट. सो अर्नेस्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, जेंटल थे, वाइज थे. एंड ऑन द अदर हैंड वॉज मूव बाई द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट माइंड्स. तो जो भी इमेजिनेशन की थी पोएट ने अर्नेस्ट के बारे में, तो वो अपने आँखों के सामने वो देख पा रहा था कि अर्नेस्ट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि पोएट ने उनके बारे में सोचा था. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. तो जैसे अर्नेस्ट बात कर रहे होते हैं पोएट से तो उनको ऐसा फील होता है कि ग्रेट स्टोन जो है वो उनकी तरफ झुक रहा है, मतलब पोएट की बात सुनने के लिए उनकी तरफ झुक रहा है. उसके बाद जो अर्नेस्ट होते हैं वो पोएट्स की आइज़ में देखने लगते हैं. Who are you my gifted guest? he asked. अर्नेस्ट पूछते हैं कि आप कौन हैं मेरे, जो मतलब वो उनके घर गेस्ट बन के आए थे, तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर आप कौन हैं. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक एंड द अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग. यू हैव रीड दिस पोएम सेड ही, यू नो मी देन फॉर आई रोड देम. तो यहाँ पे जो पोएट है वो आंसर देते हैं, जो बुक अर्नेस्ट पढ़ रहा होता है उस बुक पे अपना फिंगर रख के, कि अगर आप इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो आप मेरे बारे में जानते हैं. तो ये इनडायरेक्टली वो बताते हैं कि मैं ही वो पोएट हूँ जिसने ये पोएम्स लिखी हैं या ये बुक लिखी है. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एक्सक्लेम द पोएट्स फीचर्स. He turned toward the great stone face, then back. He shook his head and sighed. तो शोक का मतलब होता है अपने सर को हिलाना, साइड इधर उधर देखना. तो बार बार जो अर्नेस्ट था वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, फिर पोएट को देखता है, उनके फीचर्स को मिलाने की कोशिश करता है और उसको ऐसा फील होता है कि जो ओल्ड प्रोफेसी थी कि एक दिन एक ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ज़्यादा नॉबलर होगा, वाइजर होगा और वो ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करेगा. तो वो प्रोफेसी अब सच हो गई है. वाई आर यू सैड इंक्वायर द पोएट. पोएट जो है अर्नेस्ट से पूछता है कि आखिर आप सैड क्यों हैं.
बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट रिप्लाई करता है क्योंकि all through life I have awaited to fulfillment of a prophecy, and when I read this poem I hope that it might be fulfilled in you. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ जो थी इसी प्रोफेसी के लिए वेट किया कि जो ओल्ड प्रोफेसी मेरी मदर ने सुनाई थी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, बहुत ज़्यादा वाइज़र होगा, नॉबलर होगा, जो ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करेगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा और वो बात जो है सच होगी। और मुझे ऐसी फीलिंग आई जब मैं आपकी बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि आप ही वो पर्सन हो जिसके थॉट्स इतने अच्छे हैं, इतने वाइज़र हैं, आप इतने नॉबल हो। तो आपके थॉट्स जो हैं मैंने आपकी बुक्स में पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन आप ही हो। यू होप्ड, आंसर द पोएट। तो पोएट जो है उनकी बातें सुन के कहता है आपको ऐसा लगता है, फेंटली स्माइलिंग मतलब हल्की सी स्माइल लेते हुए, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। तो पोएट कहता है कि आपको ऐसा लगता है तो आप सोच रहे हो, आप मेरे अंदर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस को, कि मैं उससे रिजेंबल करता हूँ, लेकिन मैं उस योग्य नहीं हूँ। वर्दी का मतलब होता है उस योग्य नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। देन And why not? Asked Ernest. He pointed to the book. Are not these thoughts worthy? तो अर्नेस्ट जो है उनकी बात सुन के कहते हैं कि आप क्यों नहीं वर्दी हो? क्या आपने ये जो बुक्स में जो भी पॉइंट्स या थॉट्स लिखे हैं, क्या ये वर्दी नहीं है, योग्य नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग, बट इन माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेंट विद माई थाट्स। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि आप इस सॉन्ग्स को अपने डिस्टेंस मतलब दूर की आवाज़ से सुन रहे हो। आपने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अभी कुछ भी नहीं जाना है, आप वही पढ़ रहे हो जो मैंने लिखा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। द करस्पॉन्डेंट मीन्स होता है बीन इन हारमनी, मतलब उनकी हारमनी है। जो पोएट हैं उन्होंने कुछ चाहा होगा, उनकी इच्छाएं होंगी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई। जैसे कि आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। मेरे कुछ सपने थे लेकिन वो सपने बस सपने ही बन के रह गए। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स, मतलब कभी कभी मुझे अपने ही थाट्स में कम भरोसा होता है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ माउंटेन। तो आप क्यों इतनी अच्छी तरीके से, अगर मैं अपने अंदर कमियां जानता हूँ तो आप इतनी अच्छे तरीके से नहीं सोच सकते हो कि मैं ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस को डिजर्व करता हूँ, जो कि एक इतना बड़ा माउंटेन है। द पोएट स्पोक सैडली, इन हिज आईज वर वेट विद द टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट से ये बात बोलते हुए जो पोएट होता है उसकी आंखें भर आती हैं। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbor in the open air. Custom का मतलब होता है एक तरीके से संस्कार बन जाना, तो उसका रीति रिवाज बन जाना, कस्टम जो होता है। तो अर्नेस्ट ने अपना एक रिवाज बना लिया था कि वो एवरी इवनिंग जो उसके नेबर्स थे उनसे मिलने के लिए बाहर जाता था, उनसे बातें करता था, कन्वर्सेट करता था और अपने थॉट्स को शेयर करता था। तो उस दिन भी वो इवनिंग में वो वैसा ही किया। उन लोगों से मिलने के लिए जैसे ही सनसेट हुआ तो वो बाहर जाने लगा ओपन एयर में। Together he and the poet went to the meeting place, arms in arm, from there could be seen the great stone face। तो वो ऐसी जगह पे गए जहाँ से ग्रेट स्टोन फेस जो था बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। पोएट और अर्नेस्ट दोनों साथ में, मतलब कंधे से कंधा मिला के, आर्म्स टू आर्म्स वहाँ पे गए और लोगों से बातें करने लगे। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience। तो अर्नेस्ट जो था बहुत ही काइंडनेस के साथ, दयालुता के साथ जितने भी लोग वहाँ मौजूद से उनसे बात करने लगा फेस टू फेस। ही बिगिन टू स्पीक टू द पीपल दैट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड। तो जो भी बातें उसके हार्ट में थी, उसके माइंड में थी, वो लोगों से अपनी बातें करने लगा। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स एंड हिज थॉट्स हैड
रियलिटी इन डेप्थ। तो जो भी बातें अर्नेस्ट कर रहा था उसके बातों में, उसके वर्ड्स में पावर था, क्योंकि उसकी जो बातें थी वो रियलिटी बेस्ड थी, उसकी जो सोच था वो रियलिटी बेस्ड था, सच्ची घटनाओं से सच्ची घटनाओं पे आधारित था, और उसकी बातों में गहराई थी, बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लीव। हार्मोनाइज विद मतलब होता है करस्पॉन्डेंट विद, एग्रीड विद। तो जो लोग थे वो हार्मोनाइज्ड हो रहे थे अर्नेस्ट की बातों से। करस्पॉन्डेंट मतलब जो रियल लाइफ में चीज़ें अर्नेस्ट ने फेस की थी वही चीज़ें लोगों ने फेस की थी, तो वो उसकी बात से अग्री कर रहे थे। एंड लाइफ विच हैड ऑलवेज लिव्ड, तो अर्नेस्ट जो थी उनकी रोज़ की जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करते थे, उनको सॉल्व करने के लिए उनको आइडियाज़ देते थे, या फिर जो भी उनको सजेस्ट करना होता था वो उनको सजेस्ट करते थे। तो लोग जो थे उनकी बातों से अग्री करते थे। एंड it was not mere breath that the preacher uttered, they were the words of life। तो ये वैसी बातें नहीं होती थी कि कोई आया और किसी ने कुछ अटर्ड का मतलब होता है बोलना, कुछ भी बोल दिया, उपदेश दे दिया। उनकी जो बातें होती थी दैट वाज द वर्ड्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की बातें होती थी, जीवन से रिलेटेड कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या होंगी, या किस तरीके से किसी एक प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम। तो वो बातें ऐसी जीवन की होती थी जिसमें गुड डीड्स, अच्छी बातें होती थी, और सेल्फलेस लव, खुद से प्यार कम होता था। सेल्फलेस लव जिसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होती थी, नेचर से लव हो गया, लोगों से हो गया, अपने वर्क से हो गया, ऐसी बातें जो थे अर्नेस्ट करते थे लोगों से। एंड द पोएट एज ही लिसन felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written। तो पोइट ये सारी बातें सुन रहा था और उसको ऐसा लगता था कि अर्नेस्ट की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा नॉबलर है, और ये एक ऐसी पोइट्री हो सकती है जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं लिखा है। अर्नेस्ट के बारे में अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये एक ऐसी पोइट्री होगी जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं लिखा है। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy sage, that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। तो अगेन जो पोइट होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा नोबल पर्सन से नहीं मिला हूँ जो कि इतना ज़्यादा वर्दी है, वाइज मैन है, और वो डिज़र्व करता है। उसकी वॉइस में माइल्डनेस है, स्वीटनेस है, उसका फेस जो है वो थॉटफुल है, उसके फेस पे ग्लोरी है, चमक है, उसके फेस पे जो वाइट हेयर्स है वो भी सन रेज पड़ने के बाद वो उसमें अलग ही सिल्वरिश सा शाइन होता है। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, मतलब दूर से ही लेकिन क्लियरली ये देखा जा सकता था जब गोल्डन लाइट्स जो सन सेट हो रहा था और वो अर्नेस्ट के फेस पे पड़ रही थी, सन की गोल्डन लाइट। अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस विद द वाइट मिस्ट अराउंड इट, और जो ग्रेट स्टोन था उसके आसपास वाइट मिस्ट थी, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, तो जो फॉग जमा हुआ था उसी तरीके से जो अर्नेस्ट था उसके फेस पे वाइट कलर के हेयर्स थे। तो जब जैसी शाइन अर्नेस्ट के फेस पे पड़ रही थी वैसे ही शाइन ग्रेट स्टोन के फेस पे पड़ रही थी, और दोनों एक समान ही चमक रहे थे। उनका भी फेस ग्रेट स्टोन फेस की तरह चमक रहा था, अर्नेस्ट का फेस ग्रेट स्टोन फेस की तरह चमक रहा था। At the moment, with the white mist around it like a white hairs around the brows of Ernest। तो जैसे अर्नेस्ट के फेस पे वाइट हेयर्स थे और उसके आईब्रोज पे वाइट हेयर्स थे तो वो शाइन कर रहे थे, उसी तरीके से माउंटेन पे भी जब सनराइज पड़ रही थी तो वो शाइन कर रहा था। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस लुक एंड एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोएट वॉज मूव थ्रू हिज आर्म्स अप एंड शाउट। तो देखते ही देखते अर्नेस्ट का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हो गया लोगों से बात करते हुए, और पोएट जो था वो उनकी तरफ जाता है और उनके आर्म्स, उनके कंधे को पकड़ के, हाथ को पकड़ के ऊपर करके शाउट करने लगता है, चिल्लाने लगता है।
बी होल्ड मतलब आप अपने दिल को संभालिए या इधर देखिए, मतलब इस तरीके से करके बी होल्ड, अपनी जो जैसे होता है ना कि अपने दिलों को थाम लीजिए, उस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ करने लगता है। अर्नेस्ट इज़ हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। तो पोएट जो है यहाँ पे लोगों को बताता है कि और कोई नहीं बल्कि ये जो अर्नेस्ट हैं ये खुद ही लाइकनेस रखते हैं ग्रेट स्टोन फेस की। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। एंड देन यहाँ पे सब लोग फिर क्या करते हैं, अर्नेस्ट को देखने लगते हैं, ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगते हैं और उसके फीचर्स को मैच करने लगते हैं कि दोनों का फेस कितना ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है, एक जैसे ही दिख रहे हैं। पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो लोग थे, देन ऑल द पीपल लुक एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। तो जितने भी लोग थे वो देखने लगते हैं और ये मैच करने लगते हैं कि क्या जो पोएट ने बोला ये सच है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड बट द अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बोलने लगे कि प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड। अब जो प्रोफेसी थी वो फुलफिल हो चुकी थी। जो ये बातें थी कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोई नोबल और वाइजर पर्सन आएगा, तो लोगों को ऐसा पर्सन मिल चुका था जो कि अर्नेस्ट था। लेकिन अर्नेस्ट जो था, अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से took the poet's arms and walked slowly homewards। तो अर्नेस्ट जो है उनकी बातें सुनता है और वो कुछ नहीं बोलता है, वो पोएट का हाथ पकड़ता है और घर की तरफ जाने लगता है, स्टिल होपिंग। और अभी भी वो इसी होप में है, सोच रहा है दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई अपीयर। तो ये सोचते हुए घर की तरफ जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई व्यक्ति जो कि उससे भी ज़्यादा वाइजर होगा और उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान होगा, नोबल पर्सन होगा, उस जगह आएगा, उस वैली में आएगा, ऐसा एक दिन आएगा। तो वो ये सोच रहा है कि अभी भी कोई आएगा जो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, उससे भी ज़्यादा वाइजर होगा, बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसके फेस पे ग्रेट स्टोन फेस की रिजेम्बलेंस होगी। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ इस चैप्टर कि हम लोगों ने समरी भी, दोनों पार्ट 1 की और पार्ट 2 की भी समरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। और आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर था क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का। और तब तक के लिए अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक की पूरी वीडियो की लिस्ट चाहिए या फिर आपको पोएम्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें आपको क्लास 7th 8th और 9th की प्लेलिस्ट मिलेगी। आगे और भी वीडियोस बनने वाले हैं 9th के, 10th के, 11th 12th के, उनकी भी प्लेलिस्ट अलग अलग रहेंगी। तो आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको 1 by 1 मिल जाएंगे। तो जब तक जिन्होंने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।